तो दोस्तों समय है जंग का, जब कुछ अमेरिकन सिपाहियों को वियतनाम के एक टापू पर भेजा गया ताकि वह जाकर उस पर अपना परचम लहरा सके। इसी दास्तान को पैरेड कहकर पुकारा जाता है। लेकिन जब यह लोग कुछ दिन बाद उस टापू को और अंदर गए तो इनका सामना कुछ ऐसे दायित्व शक्तियों से हुआ जो आज तक किसी ने ना देखा और ना ही सुना। पलक झपकते ही पूरा पैरेड दास्तान ना जाने कहां गायब हो गया। इसीलिए एक रेस्क्यू टीम को वहां भेजा जा रहा है ताकि वह उन्हें ढूंढ कर ला सके, क्योंकि सेना के लिए वह दास्तान काफी महत्व रखते हैं। रेस्क्यू टीम के कैप्टन जसन को लग रहा है यह भी कोई आम रेस्क्यू मिशन जैसा ही होगा, पर उनका यह वहम चॉपर से उतरते ही टूट गया जब उन्होंने वहां पर दो बड़े से पंजे को देखा जो देखने पर किसी जानवर को तो लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा जानवर क्या इस संसार में अस्तित्व रखता है? इसी सवाल को ढूंढने के लिए सभी अब हौले हौले करके अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं ताकि और जानकारी को इकट्ठा कर सके। आगे चल रहे एक सिपाही को हाथ के जितना बड़ा पंख नजर आता है जो परेशानी का सबब बन चुका है, लेकिन कुछ ही देर में जसन को समझ में आ गया कि असल में माजरा क्या है जब उनके हाथ एक बस्ता लगा जिस पर पैरेड दास्तान की मोहर लगी थी। उसमें रखी चीजों में से एक डायरी भी थी जिसमें साफ लिखा था कि हम जब यहाँ पर आए हमें तब से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। हमने अपने मिशन पर फोकस किया लेकिन समय के साथ हमें कुछ अनहोनी की आहट सुनाई दी और फिर एक दिन हमने वह देखा जो किसी ने ना देखा ना सुना था, एक विशालकाय जानवर जो शायद किसी लिंकन वॉरशिप से बड़ा होगा, और ऐसा मेरा मानना है। यह पढ़ते ही जसन के मन में सनसनी दौड़ गई, इसीलिए उसने बाकियों को सतर्क रहने को कहा। लेकिन इतने में इन्हें किसी की आहट सुनाई दी और कुछ समझ में नहीं आया कि असल में यहाँ है क्या वो किसी दायित्व के इलाके में आ गए हैं। कैप्टन ने अब साफ इशारा कर दिया, यहाँ पर रुकना अब सही नहीं है, उन्हें जल्दी ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। इतने में डेक नाम के एक सिपाही को कोई अजीब सी चीज अपनी ओर खींचने लगती है। रात के अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि असल में वह क्या है, तो डेक भी बस अंधाधुंध गोलियां चलाए जा रहा है जैसे कि ना जाने कैसे, पर जो कुछ भी था वह दूर हो जाता है, उसे छोड़ देता है और सभी साथी भागते हुए उसके पास आए। शुक्र है कि उसे सिर्फ पट ही खींचा था। इस बीच हम दूसरी तरफ कुछ ही देर पहले एक रूसी दास्तान को भी उस आइलैंड पर आगमन करते हुए देखते हैं, और उन्होंने जब इन अंधाधुंध गोलियों की आवाजों को सुना तो चौकन्ना हो गए, क्योंकि उनका मकसद तो सिर्फ अमरी को खत्म करना था, पर उससे पहले उन्हें किसी और चीज से टकराना होगा जो उन्हीं के फिराक में। इतना सब कुछ वह सोच ही रहे थे कि तभी एक सिपाही के पास एक खूनी जबड़ा तेजी से आया और उसके आधे शरीर को खींच कर ले गया। शायद उसे भूकंप लगी होगी, इसीलिए सिर्फ आधा ही ले गया। इंसान तो लालच में पूरा ही ले जाता है। उधर जसन और उसके साथी चलते चलते एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बीच रास्ते में दो अनजान सैनिकों की लाश दिखी जिन्हें बड़ी ही बुरी तरह से चीरा फाड़ा गया था। यह देखकर वह समझ गए कि यहाँ पहले भी कई बार यह सिपाही ऐसे इन्हें जानवरों का शिकार हो चुके हैं। तभी अचानक से उस गुफा में कुछ छोटे जीव बाहर आने लगते हैं, तो इन लोगों ने गोलियों की बारिश कर दी। वो आकार में छोटे थे, इसीलिए पीछे हट गए। लेकिन जब यह सभी आगे आए तो इन्हें पता चला यह असल में एक डायनासोर के घोंसले में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ चारों तरफ उन्हीं के बच्चे मौजूद हैं। इसीलिए बिना समय गवाए सभी जल्दी से ऊपर आ गए। ऊपर आकर जब पीछे देखा तो वहाँ दल के कैप्टन जसन और कीट दोनों ही मौजूद थे। दरअसल वह दोनों पीछे ही रह गए थे और अब एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ एक विशाल डायनासोर अपनी गहरी नींद के मदहोश में है। तभी उसके पीछे उसके कुछ बच्चे आ गए जिन्होंने उसकी नींद खराब कर दी। फिर क्या था, दोनों बस अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। एक दो बारी तो इन्हें लगा कि यह बच गए, पर ऐसा नहीं था। वह तो दूसरे रास्ते में आ जाता है। यह भागा दौड़ी सुबह तक ऐसे चलती रहती है, लेकिन कब इनके सामने एक खाई आ जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। तो अब इन्हें नीचे कूदना है या फिर उस डायनासोर के पेट में जाना है। जसन ने नीचे कूदना ज्यादा बेहतर समझा। वो केट को लेकर छलांग मार देता है और वह जीव भी बहुत रफ्तार में था कि खुद को वह रोक ना सका और नीचे गिर पड़ा। उसे कुछ खास चोटी तो नहीं आई, बल्कि वह तो तैर भी सकता है, पर गेट की इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी। नीचे आते समय उसकी टक्कर एक पत्थर से हो गई जिससे वह बेहोश हो गया, और तभी एक लड़की किनारे से आई और उसे लेकर गई। उसने अपना नाम सोफिया बताया, कहा कि वह एक सर्वाइवर है, यहाँ कई सालों से रह रही है। दरअसल उसका चॉपर इसी टापू पर क्रैश हो गया और तब से जो कोई भी यहाँ उसे बचाने के लिए आता है वह मारा जाता है। उसने बताया कि यह डायनासोर असल में मादा है, इसका काम है सिर्फ अपने बच्चों का
ख्याल रखना, इसीलिए वह ज्यादा इंसानों का शिकार नहीं करती। अब बीच में जसन को अपने पिछले साथियों का ख्याल आता है, लेकिन वह अभी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वह कहाँ है उसे खुद नहीं पता। इधर जो बाकी के बिछड़े हुए साथी थे वह सभी अब धीरे धीरे करके इस टापू की चीजों से वाकिफ होते जा रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में रास्तों में उन्हें अलग अलग प्रकार की चीजों का सामना जो करना पड़ रहा है। इस तरफ यह तीनों ही एक रिसर्च सेंटर पर पहुंचते हैं, जहां सोफिया कुछ इंजेक्ट कर लेती है, जो देख के भी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। पूछता है कि आखिर वह यहाँ क्या कर रही है। दरअसल इस टुकड़ी से सब कुछ छुपाया गया था। इस जगह के बारे में इन्हें सिर्फ इतना बोला गया है कि वहाँ जाकर कुछ फंसे हुए सैनिकों को वापस लाना, पर यहाँ आकर यह खुद फंस चुके हैं। अब सोफिया धीरे धीरे सच को सामने लाना शुरू कर दी। जिस वैज्ञानिक दल से वह जुड़ी हुई है वह यहाँ पर कुछ चीजों पर खोज करने आई, लेकिन एक दिन रशियन जनरल डरन के आदेश पर कुछ वैज्ञानिकों को लालच में आकर एक ऐसी सीरम बनाया जिससे कि मरे हुए डायनासोर को वापस जिंदा कर दिया। और अब जो कुछ भी तुम्हारे सामने, उस समय जनरल के आदेश पर सभी वैज्ञानिक को मार दिया गया। इस बीच जसन को वही एक वायर्ड फोन मिलता है जिससे वह बेस पर कांटेक्ट करके सब कुछ बता देता है, लेकिन वह उसी का मजाक बनाने लगते कि उनमें से किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज के जमाने में डायनासोर वापस कैसे आ सकते हैं। उधर बिछड़े हुए सदस्य भी रास्ते में थे इस सेंटर के, लेकिन अचानक बीच में उन पर गोलियां चलने लगती है। यह काम दोस्तों रूसी दल का था, पर इन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की। यह लड़ाई इतनी तेज थी कि रिसर्च सेंटर में बैठे तीनों ने भी सुन लिया, पर सिर्फ वही थे जिन्होंने इन गोलियों को सुना था, बल्कि कोई और भी था जो उनके ऊपर मंडरा रहा है। यह उड़ने वाले डायनासोर थे जिन्हें देखकर दोनों तरफ से सैनिकों ने अब ऊपर ही बंदूक कर दी और उसे अपना निशाना बनाने लगे, पर इन साधारण गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होने वाला। अब एक रशियन सिपाही पर उसने अपनी चोंच से हमला किया और घायल कर दिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह किसी ने अपनी आंखों को खोल कर नहीं देखा। उस सैनिक की हालत उसे कीमे जैसी कर दी। शायद यही तरीका है उनके शिकार करने का। सभी इस मंजर को देखकर अपने अपने रास्ते की तरफ भागने लगे, लेकिन रशियन ज्यादा जूझ रहे थे। इस चीज से उनके एक साथी मारा भी जाता है तो यह घायल हो जाता है, पर अमेरिकनस की हालत उनसे थोड़ी सी बेहतर थी। इतने में इनके पास वो तीनों भी पहुंच गए क्योंकि वह पास में ही थे। जसन ने सुझाव दिया हमें वापस रिसर्च सेंटर जाना चाहिए क्योंकि हमारा एक साथी घायल है, और इससे पहले कि वह वहां से खिसक पाते उन पर कुछ अलग प्रकार की प्राणी हमला करते हैं जो शायद दूसरी जाति के थे। हालांकि इनकी गोलियां उन पर असर तो कर रही थी, लेकिन तादाद ज्यादा होने के कारण वो उस घायल सैनिक को आखिर में घसीट कर ले ही जाते हैं। पर यह लोग भी भागे नहीं वहाँ से, बल्कि उसके पीछे भागते रहे। एंड में जाकर उस जीव ने उसे छोड़ दिया, पर जिस हालत में उसे छोड़ा था वह देख सभी की आंखें फट जाती है। अब सभी को उसकी हालत पर तरस आने लगता है क्योंकि उसका पूरा शरीर किसी आलू की तरह छीला पड़ा था। उसके साथ ही उन्होंने जुगाड़ू तरीके से एक बेड़ा तैयार किया और उसी में बैठकर यहाँ सेंटर तक ले आए। वह दर्द से तड़प रहा है। सूफिया इसे यह देखा नहीं गया, वह रोते हुए बाहर आ गई। जसन ने उसकी इस बेचैनी को भांप लिया, बाहर गया, उसे बात करने लगा। उसने उसके सामने पूरा सच किसी खुली किताब की तरह पढ़ दिया। दरअसल जो कुछ भी उसने बताया वह आधा अधूरा सच था। बात तो दोस्तों कुछ और ही थी। सोफिया का पति एक न्यूक्लियर वैज्ञानिक था। उसके बाकी साथियों को यहाँ पर जबरन पकड़ कर लाया गया था ताकि जनरल अपने नाजायज कामों को पूरा करवा सके। दरअसल उसका प्लान था वह स्पेस ट्रेवल टेक्नोलॉजी को बना सके और ऐसा करने वाला ब्रह्मांड का पहला शख्स बन जाए, पर ऐसा करने में वह नाकाम हो गया क्योंकि गलती से भी टेक्नोलॉजी बनाते टाइम किसी दूसरे यूनिवर्स का द्वार खुल जाता है, जिसके बाद से ही यह सारी चीजें होना शुरू हो गई। अपनी इस काम को छुपाने के लिए जनरल ने सभी को मार डाला जिसमें मेरे पति भी थे, लेकिन मैं बच गई। अगर मैं चाहती तो सब कुछ रोक सकती थी, लेकिन आज मेरी वजह से ना जाने कितने लोग मारे गए। उसका यह भी कहना था कि इस चीज के बाद भी वह नहीं माना और किसी गुप्त ठिकाने पर यह रिसर्च दोबारा शुरू कर दी, लेकिन वह जगह कहाँ है किसी को पता नहीं। यह सारी बातें सुनने और जानने के बाद जसन ने एक शब्द नहीं कहा क्योंकि उसे अब खुद नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ है। इतने में एक सैनिक ने भाप लिया उन पर हमला होने वाला है, इसीलिए वह सभी तैनात हो गए, लेकिन शायद अब देर हो गई है क्योंकि सभी को मालूम पड़ चुका है कि यहाँ पर इंसान है। एक बड़े डायनासोर ने तो लोहे के गेट को ही तोड़ दिया। जसन ने कहा अब हमें पीछे हटना चाहिए। तभी सोफिया को याद आया कि रिसर्च सेंटर में तो गुप्त सुरंग भी है जिसे जल्दी से निकला जा सकता है, पर वह घायल सैनिक का बोझ नहीं बनना चाहता, इसीलिए उसने कहा कि वह चले जाए, कम से कम वह मरने के बाद उन्हें काम आ सकेगा। वह चले गए। उनके जाने के बाद उन डायनासोर ने अपना पूरा आक्रोश उस घायल सैनिक पर निकाल दिया। इस तरफ यह लोग उस सुरंग से होकर एक
नदी किनारे पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने पीछे पलटकर देखा, वह पूरा रिसर्च सेंटर उड़ चुका था। सभी समझ गए कि उसी सैनिक ने जानबूझकर किया होगा। यह लोग अब एक ग्राफ में बैठकर नदी के सहारे उस जगह पर जा रहे हैं जहां दूसरे सेंटर बनाए गए थे, या फिर है वहां पर इन्हें जाकर उन पर्टिकुलर कोडेड मशीन को तोड़ना है। स्टाफ मना करती है क्योंकि वह मशीन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हमने उसे नष्ट करने की कोशिश की, ना जाने कितने ऐसे ही पोर्टल खुल जाएंगे दुनिया में। इसीलिए हमें सिर्फ एक ही काम करना है, उन पावर प्लग्स को निकाल देना है जिससे कोई और आगे इन फ्यूचर इन चीजों को इस्तेमाल ना कर सके। अब इस सफर के दौरान इन्हें अपनी चारों ओर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डायनासोर को ही देखा। कुछ तो इन पर हमला भी कर देते हैं पानी में निकलकर, लेकिन शुक्र है कि इनके साथ सोफिया थी जिसके कारण सभी की जान बच गई, और उसी के मार्गदर्शन के कारण यह लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही समय बाद इन्होंने किनारे पर अपनी नाव लगा दी और फिर पैदल ही आगे का रास्ता तय कर लिया। जैसे ही आगे बढ़े, इन्होंने कुछ सड़ी गली लाशों को देखा और इतने में ऊपर हमला हो गया। इसीलिए एक सैनिक ने खुद की कुर्बानी दी। जितनी भी जीव थे उन्हें लेकर एक किनारे चला गया। यह सभी अब उस सेंटर तक पहुंच गए, लेकिन नीचे उतरने से पहले जसन ने अपने बेस को इत्तला कर दिया कि वह जिस जगह पर है। इसके बाद यह एक एक करके नीचे गए। जितने भी गार्ड तैनात थे सभी को मार गिराया। इस बीच जसन ने देखा कि जनरल कुछ सैनिकों को सुना रहा है, लेकिन वह सैनिक भी उसकी नीति से खुश नहीं है। इसीलिए उसने एक और नीति बनाई। एक टेंट में जाकर 2 सिपाहियों को पकड़ लिया जिन्हें सब कुछ समझाया। वो जसन की बातों से राजी हो गए और इनके प्लान में शामिल हो गए। धीरे धीरे अब यह सभी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही समय में कॉरिडोर तक पहुंच जाते हैं। वह अब सिर्फ प्लग निकालने पर बंद नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अब वह मशीन सिर्फ प्लग निकालने पर बंद नहीं होगी क्योंकि उसे ऑन कर दिया गया है, बल्कि अब उसे खुद अपने हाथों से बंद करना पड़ेगा। तभी जसन को अभाव हुआ। यह पूरा इलाका धमक रहा है, जिसकी वजह से बाहर एक बौखलाया हुआ डायनासोर है और अब वह पूरी तरह से इसी ओर आगे बढ़ रहा है। सुरक्षाकर्मी फौरन गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन सामान्य गोलियां उसकी मोटी खाल का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही। पूरा सेंटर देखते ही देखते ज्वालामुखी जैसा बन गया। चारों तरफ सिर्फ चीखें थी। जैसे जैसे करके जनरल ने खुद को बचाया। उसकी बुरी किस्मत की जब वह लैब में आया तो वहाँ उसके सामने यह सभी आ गए। सबसे पहले नजर उसकी सोफिया पर पड़ी, जिसने उसे भर भर के गालियां दी और ना जाने क्या क्या कहा, इससे पहले कि वो उसे मार पाता। इसके बाद जसन ने हमेशा के लिए वो मशीन बंद कर दी, जिसे अब जनरल और तबाही नहीं मचा सकता इस दुनिया में। इसके बाद यह सभी धीरे धीरे करके सेंटर के एकदम अंत में चले गए, क्योंकि बाहर जाना अब ठीक नहीं है। चारों तरफ से इन्हें घेर रखा है। चारों तरफ से इन्हें डायनासोर ने घेर रखा है। खुशकिस्मती से इन्हें अंत में जाकर एक सीढ़ी मिल गई, जिसे देखने पर जसन ने सभी को ऊपर जाने को कहा, क्योंकि वह बाद में आएगा और अभी किसी के पास भी कुछ समझाने या समझने का समय नहीं है। इसीलिए सभी ऊपर चले गए। किस्मत से उसी समय रेस्क्यू टीम भी वहां आ जाती है। वहां पर उन्हें हेलीकॉप्टर को देखकर वहां दर्जनों डायनासोर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन वह लोग तैयार थे। उन्हें अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं और वह खड़े रहते हैं इंतजार में। जल्दी से जसन आ जाए, पर हकीकत तो यह थी कि वह अब कभी आएगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, उसकी गोलियां अब खत्म हो चुकी और अभी वह ऐसी स्थिति में है जहां से बाहर आना नामुमकिन है। इसीलिए उनमें आखिरी ग्रेनेड को इस्तेमाल कर लिया, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ नष्ट हो गया। इस धमाके से हर कोई समझ गया कि वह नहीं आएगा, इसीलिए वह उड़ गए।